डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है।
और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला तेज, कुछ ठीक नहीं होने वाला। निराश होने की जरूरत नहीं है अनीता। निराश ना हूँ तो और क्या करूँ तेज? क्या कुछ नहीं किया हमने? पूजा पाठ किए, दान दिया, गरीबों की मदद की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मिला क्या? ये कि हम माँ बाप बनने के लायक तो हैं, पर क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो नहीं जानते। लगता है पिछले जन्म में मेरे हाथों कोई पाप हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप मुझे जहर ही दे दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। अनीता, ये क्या बचपना है? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे धीरज रखूं तेज? कैसे? बताओ ना, कैसे रखूं मैं धीरज? मैं अब किसी बच्चे को देखती हूँ ना तेज, तो खुश होने के बजाय रोना आता है मुझे। बे औलाद होने का दुख इतना सताता है कि मर जाने को मन करता है। अनीता, संभालो अपने आप को। ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आप मुझे तो शांत कर देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार नहीं सकते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। शायद उसकी किस्मत मुझसे अच्छी हो। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होने का सुख उठा लेंगे। नहीं अनीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर है। प्यार का बंधन है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पानी पियो। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। जी, वो गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक बाबा आकर बैठे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी शक्ति से सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बस यही कहना था ठाकुर जी।
तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है भावना। किसने हक दिया तुझे हमारी बातों के बीच में बोलने का? चल भाग यहाँ से। क्यों डांट रही हो इस बेचारी को अनीता? ये तो हमारा भला ही चाह रही है। जब इतने लोगों की मानी है तो इसकी भी एक बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। मिल लेते हैं तांत्रिक बाबा से, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिलते हैं। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? बाबा, हम संतान पाने की इच्छा लेकर आपके पास आए हैं, जिसके लिए हम हर दरवाजे पर नाक रगड़ चुके हैं, मगर हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं बाबा। बाबा के घर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें संतान चाहिए? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें संतान। और कुछ? आप सच कह रहे हैं ना बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख औरत। अगर तुझे इतना ही संदेह है तो रास्ता तेरे सामने है, जैसे आई है वैसे ही लौट जा। नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छे से सोच लो, अभी समय है, क्योंकि एक बार मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम दोनों आगे बढ़ गए तो लौटना असंभव होगा। आप रास्ता बताइए बाबा, क्या करना होगा हमें? बलि देनी होगी। बलि? हम तैयार हैं बाबा, बताइए, बलि बकरे की देनी है या मुर्गे की? बाबा ने पहले ही कहा था कि रास्ता कठोर है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम समझे नहीं बाबा। तो समझो, बलि बकरी या मुर्गे की नहीं, एक इंसान की होगी। इंसान की बलि? इंसान की बलि? हाँ, इंसान की बलि, एक लड़की की बलि, वो भी किसी ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो। लेकिन हम ऐसी लड़की को ढूंढेंगे कैसे बाबा? उसके लिए तो मैं हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। इस लड़की को लेकर आओ मेरे पास, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है। ये तो हमारी नौकरानी भावना है बाबा, इसी ने तो हमें आपके पास भेजा है। इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? कहा था ना, रास्ता कठोर है, कठोर हो जाओगे तो ही संतान का सुख मिलेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही तुम लोगों की नियति है। आगे बढ़ो, जीवन मरण तुम्हारे हाथों में नहीं है। जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतना ही जिएगा। बाबा सही कह रहे हैं तेज, जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा। हम तो केवल बहाना होंगे, और फिर ऐसा करके हमें संतान का सुख मिलता है तो गलत क्या है? आ गए आप लोग? क्या कहा बाबा ने ठाकुर जी? उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तुमने बहुत अच्छा किया हमें तांत्रिक बाबा के पास भेजकर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रखेंगे, भाविका। आपकी मेहरबानी ठाकुर जी, जो आप इस गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप लोगों का काम हो जाए बस, मैं गांव भर में प्रसाद बांटूंगी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, ये आप क्या कह रही हैं ठकुराइन जी? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक मिनट भावना,
ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस खुशी में मैं ये लड्डू अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना, मुंह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरा बीपी कम हो गया है। कोई बात नहीं भावना, तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके चली जाना। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट भट स्वाहा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग किसी तांत्रिक टोटके के लिए मुझे मारने तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए। ठाकुराइन जी, अपने बच्चे के लिए मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए। बस कर लड़की, तुझे शैतान ने एक नए सृजन के लिए चुना है। तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश हो जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा? ये क्या हो रहा है बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देखकर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गई है। तुम सबने क्या सोचा था? मेरी बलि देकर मेरे बच्चों को अनाथ करके तुम लोग संतान का सुख पालोगे? ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम लोगों को इस ढोंगी तांत्रिक के पास भेजा। पहले मैं मरी, अब तुम सब मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट। नहीं भावना, हमें माफ कर दो। हम संतान की चाहत में अंधे हो गए थे, माफ कर दो हमें। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म करने वालों को अकाल मृत्यु। बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी ज़रा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे।
पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूंगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। पवन, नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था,
इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है। मैं IT कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए, बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या? कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू,
ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी! भाई जी! भाई जी क्या हुआ भाई जी? भाई जी! क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की। विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले। किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप... मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है। बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग।
तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ, हाँ। चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रॉब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बन के डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था। अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। एक अंधेरा कमरा जिसमें अग्नि का एक हवन कुंड चल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना।
अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई। बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता। कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक, चलो ना, चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था। उसने विवेक को आवाज लगाई। विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से 2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि?
वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते जा रहा था, विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी, मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ, वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो।
मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली, तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो, जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है, उनकी आंखें। बच्चों, बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है, और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी, उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई, इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब
ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूँ इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियाँ ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे, हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग। ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहाँ शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे, आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो? वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो।
मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर, मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर, आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर, ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है, और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं, बल्कि 20 रुपए में भर पेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया, मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया, आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी।
अरे इधर उधर क्या देख रहा है? चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर, आप अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में? हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मरना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए, जिसकी उसे
ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी, जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने, अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था?
गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है।
पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराते रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक है तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया, क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, या भूत है। भूत? माया, यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल से खून निकल रहा है। सर, नल तो बंद है।
बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ सर? भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत, भूत, भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितना को मारा है? इस बंगलों के मालिक को और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे, जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी।
भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे।